9-10 सितंबर की तारीख और साल 2023 भारत के लिए बहुत खास है। जो ऊपर जो 2 तारीख आप देख रहे हैं वो सिर्फ 2 तारीख 2 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि साल भर की मेहनत इस सम्मेलन के लिए लगा है। G20 सम्मेलन जो नई दिल्ली में हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए G20 इंडिया के स्पेशल सेक्रेटरी मुक्तेश परदेसी जी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी का ये है कि दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है दिल्ली ये सम्मेलन, देश के अलग अलग हिस्सों में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे नेटवर्क से बातचीत में ये कहा कि G20 सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। कैसे संभव किया? बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी में डिप्लोमेसी को हम लोग दिल्ली से बाहर ले गए। आज जब 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो ये शिखर सम्मेलन की गाड़ी है वो अंडमान निकोबार से शुरू हुई थी। पिछले नवंबर में वहाँ पे एक प्रिकर्सर मीटिंग किया था जिसमें सारे राजदूत वगैरह गए थे यहाँ से। तो वहाँ से वो गाड़ी चल के सारे प्रदेशों से गुजरती हुई दिल्ली पहुंची है। तो जब हम समिट की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास 200 मीटिंग से ज़्यादा करने का अनुभव है और हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो एक्वायर किया है उसको प्रदर्शित करेंगे आने वाले दिनों। तो सभी राज्यों में ये बैठकें हुई, सभी राज्यों को टच किया? बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल था? कश्मीर में कभी कहा जाता था कि बैठकें हो ही नहीं सकती, खासकर इंटरनेशनल बैठकें नहीं हो सकती, वहां कई देश कतराते थे जाने में। कैसे उनको ये संभव कर पाए कि उनको भी वहां ले जाएं? देखिए, चुनौतियां तो आती हैं। इस तरह का अगर कोई पैन इंडिया इवेंट हो, ऑल इंडिया इवेंट हो, तो उसमें चुनौतियां आती हैं, क्योंकि कई प्रदेश हैं जहां पे कन्वेंशन फैसिलिटी नहीं है, उतनी ज़्यादा स्टार्ड होटल नहीं है, सुरक्षा एक और बात हो जाती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो तो सब कुछ संभव है। संभव है। तो पाकिस्तान को बहुत ऐतराज था कश्मीर में बैठक करने को लेकर, पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, उसको भी आप लोगों ने नजरअंदाज किया। आपने कहा कि पॉलिटिकल विल हो तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल। जब उनके रिजर्वेशंस आए और उन लोगों ने कई कंट्रीज के साथ लॉबी भी किया कि G20 मीटिंग ना हो। चीन भी था उसमें। मैं अभी देशों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने जो भी उनके जिसके साथ दोस्ताना संबंध है उन देशों के पास वो गए और उनसे गुजारिश की कि G20 के जम्मू एंड कश्मीर होना उचित नहीं है। हमारा पक्ष है कि अगर पूरे भारत में है तो एक प्रदेश में क्यों नहीं करेंगे। नेचुरली हर प्रदेश में जब हमारी मंशा है तो हमारा अंग है G20 होना था, और हमने ऐसी मीटिंग रखी वहां पे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ सके। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप रखा, यानी एक करारा जवाब भी था पाकिस्तान को बैठक करके। भारत का हिस्सा तो है ही, कश्मीर अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान जो बार बार सवाल खड़ा करता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, पाकिस्तान को करारा जवाब था और हमने ये साबित भी किया। हमने इसको पॉजिटिवली लिया। हमारी जो मंशा थी कि देश के हर क्षेत्रों में हो, हम उस लॉजिक से जुड़े हुए रहे। हमने किसी को नकारात्मक नज़र से नहीं देखा। हमारा एक धनात्मक पक्ष था, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, जिसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जोड़ना था, और वो जो पॉलिटिकल विल उसके पीछे था, उसके कारण हम हर जगह कर पाए। हम बातचीत करेंगे। इस तरह के फोटो पॉइंट, सेल्फी पॉइंट हर जगह आपको दिखेंगे। हम लोग सुषमा स्वराज भवन है, G20 इंडिया के सेक्रेटेरिएट के तौर पे। हालांकि G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं होता, हेडक्वार्टर नहीं होता, लेकिन यहीं से तमाम फैसले हुए। फैसले तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए, लेकिन तमाम फैसले का क्रियान्वयन जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी हमारे साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं स्पेशल सेक्रेटरी G20 इंडिया के, उनके कंधों पर भी थी। आपके साथ बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, आपके जूनियर्स भी थे। भारत मंडपम की बहुत चर्चा हो रही है, क्या कुछ खास होगा? क्योंकि पहली बार दुनिया देखेगी, और G20 को सबसे बड़ा आयोजन भी कहा जाता है और सबसे ताकतवर आयोजन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी एक देश के दूसरे देशों से या दुनिया पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें आर्थिक फैसलों की बहुत अहमियत है। तो कैसा होगा भारत मंडपम? भारत मंडपम की कमी बहुत दिनों से महसूस हो रही थी। दिल्ली में एक कोई अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर नहीं था। आपको दर्शकों को पता है कि 1983 में 2 बड़े शिखर सम्मेलन यहाँ पे हुए थे।
गुटनिरपेक्ष देशों का हुआ था और कॉमनवेल्थ नेशंस का हुआ था। इसके बाद एशिया अफ्रीका समिट हुआ था जो इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम में हुआ था। तो इस बात की लेकिन कमी थी कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कन्वेंशन फैसिलिटी हो, जिसमें हम बड़ा से बड़ा प्रोग्राम कर सके, और उस कमी को भारत मंडपम पूरा करने के लिए सक्षम है। उनके पास इतने बड़े बड़े हॉल हैं, एक स्पेशली डिजाइन G20 लीडर्स हॉल क्रिएट किया गया है जिसमें 42 देशों और राष्ट्राध्यक्षों, हाँ, और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठ सके उसके पीछे। और वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज है, जो ऑडियो विजुअल फैसिलिटी है, ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है, वो मुहैया किया। हमारे पास 20 से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बूथ हैं, एक दूसरे देश अपने इंटरप्रेटर लाके उसकी व्यवस्था हो सकती है। तो ये सारे तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, केटरिंग फैसिलिटीज़ है, मेंटेनेंस अप टू द मार्क लाया गया है। और कई और हॉल हैं जहाँ पे हम, जैसे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर क्रिएट करने की जरूरत पड़ी तो हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। एक साथ 1500 लोग बैठ सकते हैं, हमें बताएगा। नहीं, एक जगह है प्लेनरी हॉल और मल्टी फंक्शन हॉल में, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 7000 लोग बैठ सकते हैं। जहाँ पे भारत मंडपम का उद्घाटन समारोह हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस दिन हजारों की तादाद में लोग थे और दोनों हॉल को मिला दिया गया था। तो आमतौर पे ये भी देखा गया कि 3 सेशन हुए। इंडोनेशिया में भी हम थे, बाली समिट को कवर कर रहे थे, वहां 3 वर्किंग सेशन थे अलग अलग विषय पे। यहाँ भी 3 वर्किंग सेशन होने जा रहे हैं। यहाँ भी 3 सेशन है, और 3 सेशन क्या होगा वो हमारे टैगलाइन में है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम की राह पे जो हमारा थीम भी है। तो ये तमाम जो वर्किंग सेशन है उसमें अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी या सामूहिक तौर पे सभी विषयों पे चर्चा? सामूहिक तरीके से, जैसे जब अर्थ की बात करते हैं तो प्लैनेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चाहे तो क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, ये सारी बातें होंगी। 1 फैमिली है तो उसमें 1 हेल्थ की बात होती है, 1 ग्रिड की बात होती है, 1 सन की बात होती है। होल अप्रोच इज कि जो भी देश विदेश की समस्याएं हैं उसमें वो वननेस है। आज सारे प्रॉब्लम जो है बॉर्डरलेस है। कोविड-19 में हम लोगों ने देखा कि कोई देश का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। विदाउट सारे जो पैंडेमिक जो हुआ उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। और उससे एक चीज बाहर निकल के ये भी आया कि अगर हमें फ्यूचर की ओर देखना है तो कहीं न कहीं एक यूनिफाइड अप्रोच हो। वी कैन डील विथ आवर फ्यूचर इन अ वेरी यूनाइटेड एंड यूनिफाइड अप्रोच। तो ये वननेस और एक यूनिटी की बात है, वो इस G20 सम्मेलन से जाहिर होती है। नेटवर्क 18 से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या तो है ही, इसे कंट्रोल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत में महंगाई को दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में काबू में रखा गया, चाहे पैंडेमिक की बात करें या फिर यूक्रेन के बाद जो खाद्य संकट पैदा हुआ उसकी बात करें। तो कितना महत्वपूर्ण होगा इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसे दुनिया के देशों को एक मंच पे मुद्रास्फीति के मसले पर लाना ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, कितनी चुनौती होगी? G20 में 2 ट्रैक है जी, और उसको एक को बोलते हैं फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। तो G20 की जब स्थापना हुई थी 1999 में, तो पहले फाइनेंस ट्रैक से ही शुरू हुआ और वहाँ पे ये सब जो इशूज हैं, जैसे आपने मुद्रास्फीति की बात की या क्रिप्टो करेंसी है या न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, फाइनेंसिंग की बात है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की बात है, वो फाइनेंस ट्रैक में बात होती है। तो वहाँ जो डिस्कशन हुआ है या जो निगोसिएशन आउटकम डॉक्यूमेंट जो हुए हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे ज्वाइंट कम्युनिके में। तो कोई इन्फ्लेशन कोई केवल एक ही मुद्दा नहीं है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात। ये आपने कहा 99 या 2008 वाला रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं,
जो उस बैठकें हुई, जो फाइनेंस ट्रैक की बैठकें हुई हैं, उसका और उसमें वित्त मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ था। जो फाइनेंस ट्रैक में है वो दो चीजें आती हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर से पार्टिसिपेट करते हैं और सेंट्रल बैंक जो गवर्नर से वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेंट्रल बैंक का रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एक्सचेंज रेट में है, मॉनेटरी सप्लाई में है। तो जो फाइनेंस ट्रैक से जो कंक्लूजन्स आते हैं वो इन सारे विषयों पे होता है और वो फाइनली लीडर्स कम्युनिके में रिफ्लेक्ट होगा किसी न किसी। आपने कहा कि लीडर्स कम्युनिके में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे वित्त मंत्रियों की बैठक की बात करें जो बेंगलुरु में हुई थी या फिर दिल्ली में जो विदेश मंत्रियों की बैठक में बात, यूक्रेन के मसले पर सहमति नहीं बन पाई थी, जबकि बाली में तो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी शामिल किया गया यूक्रेन के मसले पर और भारत की बहुत बड़ी भूमिका भी रही। मेरे सवाल पे, न्यूज 18 इंडिया के सवाल पे विदेश मंत्री ने कहा था विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कि हम नहीं करा पाए दो देशों को, जाहिर सी बात है वो देश रूस और चीन है। क्या दिल्ली डिक्लेरेशन में ये संभव हो पाएगा? यूक्रेन पे सहमति बना पाएंगे? अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मानेसर में शेरपाओं का सम्मेलन चल रहा है। शेरपा लीडर्स के पर्सनल ऑनवॉय होते हैं, लीडर्स के बिहाफ पे ज्वाइंट कम्युनिके वो डिस्कस कर रहे हैं और निगोशिएट कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस पे अथक प्रयास चल रहा है और आशा है कि इस पे कोई न कोई बात तो निकलनी चाहिए। ज्यादा जानकारी तब मिलेगी जब शेरपाओं का सम्मेलन होगा और एक बार दिल्ली डिक्लेरेशन है। बाकी मुद्दे, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे, खासकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे। अगर यूक्रेन पे आपको कोई सहमति बनानी है, अगर वो होते मंच पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो थोड़ी आसानी होती। चीन के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं और भी एक दो देशों के राष्ट्र प्रमुख नहीं पहुंच रहे। इससे कोई प्रभावित होता है जो डिक्लेरेशन हो सहमति बनाने में या पूरे आयोजन पर? मुझे नहीं ऐसा लगता है। देखिए, जो भी एक दो देशों को छोड़ के अधिकतर देश राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पे हैं। जहाँ तक एक दो देशों का आपने नाम लिया, ऐसा होता है हर सम्मेलन में 100% अटेंडेंस नहीं हो पाता है, लेकिन एक देश के विदेश मंत्री आ रहे हैं और जो आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात की वो विदेश मंत्री हैं, उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद चीन के भी हैं और तो प्रीमियर हैं, तो लीडरशिप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे कोई मायने निकालना चाहिए। कोई मायने नहीं निकालना चाहिए। कई और भी दूसरे विषय, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने का प्रधानमंत्री मोदी की पहल है या एमएसएमई हो या बहुत सारे दूसरे मसले, चीन पेंच फंसा रहा है। ये खबरें चल रही हैं कि चीन जो है नहीं चाहता कि बहुत मुद्दों पर दिल्ली डिक्लेरेशन में सहमति बने। ऐसा है, पेंच फंस रहा है कहीं बहुत मसलों पर भारत और चीन के बीच, खासकर वैसे डेवलपमेंटल मुद्दों पर सहमति बनाने में दिक्कतें हो रही है। यूक्रेन तो एक अलग मसला। देखिए, चूंकि शेरपाओं की मीटिंग चल रही है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कुछ कहूं जिससे ऑनगोइंग मीटिंग पे कुछ हो। तो हम वेट करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि शेरपाओं की मीटिंग बहुत सफलता से इन सारे बिंदुओं पर एक सहमति बना सके। और जी जी जी, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा और चाहूंगा कि विस्तार से बताएंगे भी। G20 सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन का, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, सबसे प्रभावित करता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। कैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर काम करता है और भारत के नेतृत्व में यह सम्मेलन भारत को कितनी ताकत देगा दुनिया के नक्शे पर? इसकी तैयारी तकरीबन 1.5 वर्षों से शुरू हो गई। 2022 के शुरू में ही यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि G20 सेक्रेटेरिएट क्रिएट किया 2 वर्षों के लिए, पर्सनल की व्यवस्था की, फंडिंग प्रोवाइड किया और एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। एक एपेक्स कमेटी है जो प्रधानमंत्री जिसके खुद मुखिया है। तो जो प्रधानमंत्री का विजन था G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो एक ऐसे लीडर हैं जो 9 मरतबा G20 समिट अटेंड कर चुके हैं और ये 10वीं बार, ये 10वां शिखर सम्मेलन होगा। तो उन्होंने G20 समिट को बहुत करीब से देखा है। उस विजन से एक निकला कि कैसे हमारी प्रेसिडेंसी का क्या विजन होगा और उसको ऑर्गेनाइजेशनली कैसे कंडक्ट करेंगे।
तो जो लोगो है या जो थीम है, तो वो एक उसमें निचोड़ आया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, या लोगो में है कि राइज अगेंस्ट एडवर्सिटी and our national colors. So all has come from the wisdom of the Prime Minister himself, क्योंकि वो 9 बार उसको अटेंड कर चुके हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनली हमारे लिए क्या था, जो उनका विजन था, एज ए गवर्नमेंट का विजन था, उसके बेसिस पे एक ब्लूप्रिंट बनाया कि मीटिंग केवल कॉन्फ्रेंसिंग ही नहीं हो। हमने कई बार है, कई कंट्री का अप्रोच हो सकता है, मीटिंग करना है, बात हुई, बात खत्म हो गई। नहीं, हमने इसको एक शुभ अवसर के रूप में लिया कि एक ऐसा अवसर है जब हम दुनिया के साथ भारत में क्या प्रगति हुई है और भारत में डेवलपमेंट का क्या पोटेंशियल है, चाहे बिजनेस पोटेंशियल हो, हमारा सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ हो, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, या और भी जो सॉफ्ट पावर के जो एसेट्स, उसको हम शेयर कर सकें आने वाले विजिटर्स के साथ। और इसी तरह से हर मीटिंग का या तो वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो, 13 वर्किंग ग्रुप बनाए गए, नहीं वर्किंग ग्रुप 13 सब्जेक्ट पे 13 सब्जेक्ट पे अलग अलग वर्क था। इसके बाद कई इनिशिएटिव्स थे, 18-20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ। तो इन सब मीटिंग्स को इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया कि देश का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई पड़े, हमारा कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो भी दिखाई पड़े, और साथ ही साथ हमारा जो कल्चरल एसेट्स है, हमारा जो स्ट्रेंथ है और सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, इसको भी हम दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सके। तो 200 से ज्यादा बैठके 2 दिनों के सम्मेलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या यूं कहें कि भारत की ताकत को दुनिया के सामने दर्शाने के लिए, और ये वसुधैव कुटुंबकम का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये आप देख रहे हैं, ये थीम है और यही वर्किंग सेशन भी होगा। और ये G20 का लोगो आपको दिख रहा होगा, जो भारतीय पुष्प है, वो राष्ट्रीय पुष्प है, उसमें तीनों तिरंगे के झंडे को इंगित किया गया है, और यह पृथ्वी प्रो प्लैनेट अप्रोच पूरे G20 का दिखाया गया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज 18 इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो G20 के लिए भारत तैयार है। G20 तो लगातार चल रहा है भारत में, लेकिन G20 सम्मेलन के लिए तैयार है, और कहते हैं कि अगर आपने इस सम्मेलन का आयोजन कर लिया तो दुनिया में किसी भी बड़े आयोजन की तैयारी आप कर सकते हो। और प्रधानमंत्री ने भी नेटवर्क 18 से इंटरव्यू में इसका संकेत दे दिया है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।